तो आप लोग देखेंगे कि जो हमारी अनुवाद वाला पहला प्रश्न पत्र है, उसमें जो हमारी अंतिम यूनिट है वो है दुभाषीय प्रविधि। दुभाषीय प्रविधि आप जानते होंगे कि वास्तव में देखा है शब्द क्या है, दुधन भाषीय, यानी कि दो भाषाओं को बोलने वाला या जानने वाला। अंग्रेजी में इस दुभाषीय शब्द के लिए शब्द चलता है इंटरप्रेटर। शब्द हुआ कौन सा? इंटरप्रेटर, INTERPRETAR, इंटरप्रेटर। यह शब्द चलता है हमारे यहाँ दुभाषीय प्रविधि के लिए, है ना। तो दुभाषीय प्रविधि जानने से पहले आपको ये मालूम होगा, आप जानते हैं कि अनुवाद को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं कि अनुवाद क्या है, तो आपका उत्तर आएगा कि जब किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी सामग्री को अनुदित किया जाता है लिखित रूप में, उसे हम लोग अनुवाद कहते हैं। मोटा मोटा हमारी ये परिभाषा सामने कहीं ना कहीं आती है। इस परिभाषा को अगर अधिक तकनीकी बनाना पड़े या अधिक ध्यान देना पड़े, तो उसमें हम लोग ये भी कहते हैं कि जिस स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में सामग्री बदली जाती है, अनुदित की जाती है, उसे हम लोग अनुवाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई अंग्रेजी की सामग्री है और उस अंग्रेजी की सामग्री को हमें हिंदी में परिवर्तित करना है, तो ये जो अंग्रेजी की सामग्री होगी, ये सामग्री कहलाएगी हमारी स्रोत भाषा। यानी कि अंग्रेजी क्या है? हमारी स्रोत भाषा है, क्योंकि हमारे पास जो सामग्री उपलब्ध है वह अंग्रेजी में उपलब्ध है। और जब उस अंग्रेजी की सामग्री को हम लिखित रूप से हिंदी में रूपांतरित करेंगे, तो वहाँ पर वह उसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। तो जब हिंदी में अनुवाद होगा तो वो होगी हमारी हिंदी क्या हुई? लक्ष्य भाषा। यानी अंग्रेजी स्रोत भाषा है और हिंदी जो है हमारी लक्ष्य भाषा है, जिसे हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी में कहते हैं स्रोत भाषा को सोर्स लैंग्वेज, और जिस भाषा में हमें अनुवाद करना है उसको कहते हैं टारगेट लैंग्वेज। यानी कि जब हम अंग्रेजी जो हमारी स्रोत भाषा है या सोर्स लैंग्वेज है, जब उसकी सामग्री को अपनी टारगेट लैंग्वेज या जिसे लक्ष्य भाषा हम कह रहे हैं हिंदी में अनुवाद करते हैं, तो वहाँ हमारी अनुवाद की प्रक्रिया पूर्ण होती हुई दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर देखना ये भी है, क्योंकि हमारा विषय है दुभाषीय, तो आप निश्चित रूप से जानें कि जो अनुवादक है वह भी दो भाषाओं को जानने वाला है, और जो हमारा दुभाषीय है, जिसका मैंने अर्थ बताया दुधन भाषीय, यानी दो भाषाओं को जानने वाला, तो वह भी दो भाषाओं को जानता है। तो क्या ये दोनों समान हैं? प्रश्न आना स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अनुवादक है वह भी अनुवाद का कार्य कर रहा है, और जो दुभाषीय है वह भी अनुवाद का कार्य कर रहा है। कार्य दोनों के एक ही हैं, लेकिन कार्य की प्रकृति में, कार्य को करने के ढंग में, उनमें एक अंतर है। जो अनुवादक होता है वह अपनी सामग्री जिसको वह अनुवाद कर रहा है वह लिखित रूप में अनुवाद करता है, लेकिन जो दुभाषीय होता है उसे अपनी सामग्री लिखित रूप में अनुवाद ना करके उसे मौखिक रूप से अनुवाद करनी पड़ती है। ये बहुत बड़ा अंतर है एक ट्रांसलेशन में और एक इंटरप्रिटेशन में, यानी कि अनुवाद में और दुभाषीय प्रविधि में ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि अनुवाद जो होता है या अनुवादक जो होता है या ट्रांसलेशन जो होता है, जब वह लिखित रूप में होता है तो उसको हम अनुवाद कहते हैं, और जब वह मौखिक रूप में होता है
तो उसको हम दुभाषिया की प्रवृत्ति मान लेते हैं। और ये भी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है हमारे लिए कि ये दुभाषिया की जो प्रवृत्ति है, इसे हम लोग एक आशु अनुवाद भी नाम देते हैं। यानी दुभाषिया का एक नाम हिंदी में और हो सकता है, जिसे हम कहते हैं आशु अनुवाद। आशु अनुवाद से हमारा क्या तात्पर्य है? आशु अनुवाद से तात्पर्य है कि तात्कालिक रूप से मौखिक भाषण को अनुवाद कर देना, यानी तत्कालिक रूप से। हम जानते हैं कि अनुवाद जब व्यक्ति करता है, लिखित अनुवाद करता है, तो उसके पास एक समय होता है। लेकिन जो दुभाषिया होता है, जो मौखिक रूप से अनुवाद कर रहा है, उसके पास समय बहुत कम होता है। कारण यह है कि अगर हम दुभाषिया की अवधारणा को जानने का प्रयास करें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि दुभाषिया से हमारा तात्पर्य क्या है? दो भाषाओं को जानने वाला। हम जानते हैं कि भारत जो है वह बहुभाषा भाषी देश है। बहुभाषा भाषी से हमारा तात्पर्य ये है कि हमारे जितने भी राज्य हैं, उनमें से अधिकांश राज्यों का जो बंटवारा हुआ था वह भाषा के आधार पर ही हुआ था। हम जानते हैं कि उत्तर भारत की भाषाएं अलग हैं, दक्षिण भारत की भाषाएं अलग हैं, पूर्वोत्तर की भाषाएं अलग हैं, पश्चिमोत्तर की भाषाएं अलग हैं। यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारे यहाँ जो 22 भाषाएं बताई गई हैं, वह 22 भाषाएं इस बात की प्रतीक हैं कि हमारे भारत में रहने वाली जनसंख्या में अधिकांश लोग इन 22 भाषाओं को बोलते और समझते हैं। जब कोई भी दक्षिण भारतीय उत्तर भारत में आता है और उत्तर भारत में आने के पश्चात उसे अपने बात को अभिव्यक्त करने के लिए उस देश की या उस स्टेट की, उस राज्य की या उस स्थान की भाषा की जानकारी अगर नहीं होती तो कई बार हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि आप देखें कि अगर आप मान लीजिए पर्यटन के लिए दक्षिण भारत गए, चाहे आप कन्याकुमारी गए या आप चेन्नई गए या आप केरल गए, वहाँ आप जाते हैं। अब आप जब केरल में गए और आपको केवल हिंदी आती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आपको अपने निवास स्थान या आवास जो भी आपने अधिग्रहित किया है, जो आपने किराए पर बुक कराया है, वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ कोई सामग्री खरीदने के लिए, वहाँ पर्यटन स्थलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, अगर कोई आपको अपना हिंदी भाषी नहीं मिलता तो आपके सामने एक बड़ी समस्या आती है। ठीक इसी प्रकार से अगर दक्षिण भारत का व्यक्ति उत्तर भारत की ओर आ जाए तो उसके सामने भी अगर वह अपनी तमिल, मलयालम, कन्नड़, इन भाषाओं के अतिरिक्त अगर वह दूसरी भाषा को नहीं जानता है तो उसके सामने भी ये समस्या आएगी कि वह किस प्रकार से अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब दो विभिन्न भाषाओं के लोग मिलते हैं और उन के बीच में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है, या तो वह व्यक्ति ही एक अपनी मातृभाषा या जिस क्षेत्र विशेष से आया है उसकी भाषा, और दूसरा वह जिस क्षेत्र विशेष में गया है उसकी भाषा की जानकारी को रखे। यानी कि अगर वह दोनों भाषाएं जानता है तो उसके लिए विचारों का आदान प्रदान करना, संप्रेषण करना, ये सरल हो जाएगा। लेकिन अगर वह नहीं जानता है दो भाषाएं, तो ऐसी स्थिति में हमें एक तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उन दोनों के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। मध्यस्थ माने बिचौलिए का काम करता है। बिचौलिए तात्पर्य ये, यानी वह व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति, जो हिंदी भाषा भी जानता है और जो तमिल भाषा भी जानता है, या वह कन्नड़ भी जानता है, हिंदी भी जानता है। लेकिन एक तरीका उसका ये है कि वह तमिल भाषा में जो कुछ बात कही गई है उसे तत्काल हिंदी में अनुवाद करे और दूसरे व्यक्ति तक
पहुंचा दे। एक तरीका हमारे सामने ये आता है। तीसरी और आप दूसरी स्थिति और बनती है कि जो आप देखें कि वह व्यक्ति हिंदी भी जानता है और तमिल भी जानता है, लेकिन वह दोनों व्यक्ति ये समझ सकें कि यह व्यक्ति जो मैंने कहा है वह सही बात आप तक पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। तो इसके लिए भी कोई एक भाषा, एक माध्यम भाषा हो सकती है। जैसे कि अमूमन हम देखते हैं कि हम लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं जब भी हमको कोई दक्षिण भारतीय या हिंदी भाषी व्यक्ति मिलता है, तो उससे हम बातचीत करने के लिए प्रयास करते हैं कि हम अंग्रेजी में बोलें, और अंग्रेजी अगर उसे जान आती है तो आपका विचारों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर अंग्रेजी नहीं आती दोनों में से किसी को, तो विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा। हो सकता है कि ये तीसरा व्यक्ति जो हमारी मध्यस्थता कर रहा है, जो हम दोनों के वार्तालाप को सुगम बना रहा है, जो हिंदी भी जानता है और अहिंदी भाषा को भी जानता है, तो वो हो सकता है वह अंग्रेजी भी अच्छी तरह जानता हो और वह दोनों लोग भी अंग्रेजी जानते हों। तो वह अंग्रेजी के माध्यम से दोनों की बात को, हिंदी वाले की बात को सुनकर उसका अंग्रेजी में अनुवाद करके तमिल वाले को बता देगा, और तमिल वाले की बात सुनकर अंग्रेजी में उसमें जो है अनुवाद करके वह हिंदी वाले को बता देगा। यह प्रक्रिया चलती है। लेकिन आप देखें कि भारत के संविधान में जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तो हिंदी से ये अपेक्षा की गई थी कि वह विभिन्न भाषाओं के बीच में समन्वय स्थापित करेगी। यानी कि जो कार्य अंग्रेज़ों के काल तक अंग्रेजी के द्वारा संपन्न हो रहा था, वह कार्य हिंदी के द्वारा संपन्न होगा। एक दूसरी स्थिति और देखें, ये मैं भारत के संदर्भ में आपसे बात कर रहा था। अगर यही स्थिति ये बनती है कि अगर हमको विदेश में जाना पड़ जाए, मान लीजिए आप अमेरिका गए, आप इंग्लैंड गए, आप सिंगापुर गए या पाकिस्तान गए। पाकिस्तान तो लगभग उर्दू और हिंदी और फारसी मिले जुला है, तो आपका एक हिंदुस्तानी रूप आपके सामने रहता है, तो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर भी आपके सामने समस्या आएगी। आप अन्य ऐसे देशों में जाते हैं जहाँ की भाषा को आप नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर विश्व स्तर पर एक अंग्रेजी जो है वह मुख्य भाषा के रूप में आपके सामने आएगी। यानी कि अगर विदेशों से हमें संपर्क करना है तो हमें अंग्रेजी के माध्यम से ही संपर्क करना संभव होगा। लेकिन हमें अंग्रेजी नहीं आती है और दूसरे व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती है, दूसरा व्यक्ति से हमें बात करनी है, तो ऐसे समय में हमें एक ऐसा तीसरा व्यक्ति चाहिए, ऐसा मध्यस्थ चाहिए, ऐसा बिचौलिया चाहिए, एक ऐसा इंटरप्रेटर चाहिए जो दोनों की बात को सुनकर उसे हमारी भाषा में या मध्यस्थ भाषा में समझा सके। यह कार्य कौन करता है? यह कार्य करता है दुभाषिया, या कहें कि दो विभिन्न भाषा भाषियों के बीच में संवाद स्थापित करने में सहायता करने वाला व्यक्ति दुभाषिया कहलाता है, जिसे दोनों भाषाओं का भली भांति ज्ञान होता है। अनुवाद की प्रक्रिया भी लगभग ऐसे ही संपन्न होती है। लेकिन अनुवाद में अंतर क्या है कि अनुवाद जो है वह लिखित रूप से किया जाता है, और जब कोई चीज़ आप लिखित रूप से कर रहे हो तो आपको भाषाओं की जानकारी है, लेकिन आपके पास ये समय है कि अगर मान लीजिए किसी शब्द का अर्थ आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक शब्दकोश की सहायता ले लेंगे, डिक्शनरी की सहायता ले लेंगे, और डिक्शनरी की सहायता से उस समय या बाद में आप उस शब्द का सही अर्थ ढूंढकर सही अर्थ दूसरी भाषा में लिख देंगे। लेकिन जो हमारा दुभाषिया होता है उसके पास इतना अवकाश नहीं होता कि वह शब्दकोश को देख सके, क्योंकि उसको तात्कालिक रूप से तुरंत
उन दोनों के बीच के संवाद को सहज बनाना है। इसलिए दुभाषीय का कार्य अनुवादक की अपेक्षा अत्यंत कठिन होता है। और अगर दुभाषीय को अपनी बात को कहने के लिए, शब्दों के अर्थ को समझने के लिए अगर डिक्शनरी देखनी पड़ जाए या उस व्यक्ति से पूछना पड़ जाए कि भाई आप क्या कह रहे थे, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई, इस बात को जरा पुनः दोहरा दीजिए, तो अगर ऐसी स्थिति कोई आती है तो वह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। यानी कि आप वह सफल नहीं होंगे, या आप सफल अनुवादक या सफल दुभाषिया आप कहलाने की स्थिति में नहीं होंगे। कारण ये है कि दुभाषिया का कार्य जो है बड़ा ही कठिन कार्य माना गया है। हम दुभाषीय के गुणों की चर्चा करें उससे पहले हम देखें कि अनुवादक और दुभाषीय में क्या अंतर आता है। ये मैंने थोड़ी सी बात आपसे की, आपको एक परिचय दिया कि दुभाषीय आखिर में है क्या, दुभाषीय प्रविधि है क्या। वास्तव में दो विभिन्न भाषा भाषियों के बीच में संवाद स्थापित करने की मौखिक प्रक्रिया जो है वह दुभाषिया कहलाती है, जिसे कि हम अंग्रेजी में इंटरप्रिटेशन कहते हैं। यानी कि इंटरप्रेट करना, यानी कि आशु अनुवाद करना, यानी कि मौखिक रूप से उसको अनुदित कर देना, ये कहलाता है। अब हम लोग देखें कि ये हमारे सामने एक अनुवादक है और एक दुभाषिया है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा मैं आप लोगों से कहूँगा कि थोड़ी सी कलम भी अपने पास रखे ही होंगे, तुम लोग कलम उठा लो। नंबर 1 जो अंतर दिखाई पड़ता है दोनों में कि जो अनुवादक होता है उसे किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो तो वह शब्दकोश की सहायता ले सकता है। यानी कि अगर कोई कठिन शब्द उसके स्रोत सामग्री में दिखाई पड़ रहा है जिसका कि अर्थ उसको लक्ष्य सामग्री में ज्ञात नहीं है, तो वह एक डिक्शनरी की सहायता से उस शब्द का सही अर्थ देखकर वहाँ पर प्रस्तुत कर देगा। लेकिन दूसरी ओर जो दुभाषिया है, दुभाषिया के पास इतना अवसर नहीं है कि वह शब्दकोश खोले, शब्दकोश में शब्द को खोजे और फिर उसके अर्थ को प्रस्तुत करे, क्योंकि उसे तत्काल अनुवाद करना है। पहली अंतर तो ये दिखाई पड़ता है। दूसरा अंतर दिखाई पड़ता है कि अगर अनुवादक जिस सामग्री को अनुदित कर रहा है और उसे मूल सामग्री का आशय, अर्थ या भावार्थ समझ में नहीं आ रहा है, वह उसको दोबारा पढ़ सकता है। यानी क्योंकि वह लिखित रूप से कर रहा है, अकेला बैठा हुआ कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई बात वह नहीं समझ पा रहा है तो वह 1 बार 2 बार 3 बार उस बात को पढ़ेगा और वह अर्थ समझ जाएगा कि ये बात इस तरह से कही जा रही है। लेकिन दुभाषीय की स्थिति थोड़ी सी उल्टी होती है। दुभाषीय के पास यह आशय समझने का एक ही अवसर होता है, यानी कि जो बात कही जाए वह तुरंत उसको समझे, और अगर उसके समझ में नहीं आता है तो वह अर्थ का अनर्थ कर देगा, क्योंकि उसके पास बार बार पढ़ने का या बार बार सुनने का अवसर नहीं है। जैसे मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस समय कक्षा में पढ़ा रहा होता तो धीरे में से आप लोग कहते सर इसके बाद, सर अब क्या हुआ, सर अनुवादक क्या। देखिए, क्योंकि अब ये बात मौखिक चल रही है, तो मौखिक जब बात होती है तो हमको तुरंत अनुवाद करना पड़ता है, तो हमें एक ही बार में आशय समझना है। उसके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए वह 2 प्रधानमंत्रियों के बीच में दुभाषीय का काम कर रहा है
अगर उसको बात समझ में नहीं आई या उस बात को नहीं पकड़ पाया, शब्द के अर्थ को नहीं ले पाया, तो उस प्रधानमंत्री को टोकना ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। वह ये कहे कि सर पार्डन, सर आपने क्या कहा, सर मैं समझ नहीं पाया, ये दुभाषिया के लिए असभ्यता मानी जाती है। लेकिन अनुवादक यह कार्य कर सकता है क्योंकि वह लिखित रूप से कर रहा है। वह एक सामग्री को कई बार पढ़कर उसका अर्थ जान सकता है। तीसरी बात देखें कि अनुवादक के पास ये भी अवसर होता है कि जिस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है या जिस पंक्ति का आशय समझ में नहीं आ रहा है, वह जाकर दूसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा और उससे विचार विमर्श कर सकता है। यानी कि अनुवादक को अगर आशय या अर्थ स्पष्ट नहीं है तो वह दूसरे व्यक्ति से विचार विमर्श कर सकता है। लेकिन दुभाषिए के पास इस तरह का कोई अवसर नहीं होता। उसे अपनी बात को तुरंत ही दूसरे व्यक्ति को समझाना है जो बात पहले व्यक्ति ने कही है। यानी कि अनुवादक वह अन्य व्यक्ति से विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन दुभाषिया नहीं कर सकता। चौथी बात हमारे सामने आती है कि अनुवाद करते समय अनुवादक के पास सोचने का अवसर होता है। अनुवादक के पास सोचने का अवसर होता है, लेकिन चूंकि दुभाषिए को तत्काल अनुवाद करना होता है, अतः उसके पास सोचने का अवसर नहीं होता। पांचवी बात देखें कि अनुवादक के पास अपने द्वारा अनुदित की गई सामग्री को सुधारने का अवसर होता है। यानी कि जो उसने स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में सामग्री परिवर्तित की है और जब वह उसको पढ़ता है उसे लगता है कोई चीज़ छूट गई है, तो उसको जोड़ने, घटाने, उसमें सुधार करने का अवसर अनुवादक के पास होता है। लेकिन दुभाषिया के पास यह अवसर नहीं होता। हम लोगों ने यह कहावत सुनी होगी कि मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। मित्रों, दुभाषिया की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है। उसके भी मुंह से निकले हुए शब्द जो है वह वापस नहीं आते, क्योंकि दुभाषिया जो है वह निरंतर जो है वह काम करता रहता है और उसे अपनी बात को तुरंत ही कहना पड़ता है। छठवां अंतर आप देखें कि अनुवादक को लिखित सामग्री में जो उसने अल्पविराम, अर्धविराम यानी कॉमा, फुल स्टॉप आदि चिन्ह हैं जिनसे वह एक नया अर्थ देने में सक्षम हो सकता है। लेकिन जो हमारा दुभाषिया है, क्योंकि वह मौखिक सामग्री या भाषण के अनुवाद को तुरंत ग्रहण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह निरंतर जो है कार्य करना पड़ता है और उसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह तो अल्पविराम और पूर्ण विराम के माध्यम से वाक्यों का विन्यास अलग अलग कर लेगा अनुवादक और सही अर्थ दे देगा। लेकिन दुभाषिया अगर चूक गया और किसी भी वाक्य को पकड़ने में या किसी वाक्य के अर्थ को समझने में, या जो व्यक्ति रुक रुक कर बात कह रहा है उस बात को पूर्णता ग्रहण करने में कहीं दुभाषिया अक्षम हो गया, तो वही सही तरह से अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने में सफल नहीं होगा। तो ये एक अंतर दिखाई पड़ता है कि अनुवादक के पास अर्धविराम,
अल्पविराम, संबोधन चिन्ह, समास आदि के माध्यम से अपनी बात को और स्पष्ट करने का अवसर होता है, लेकिन दुभाषिया के पास यह सुविधा नहीं होती। फिर देखें 7वां बिंदु आता है कि अगर अनुवादक की जो श्रवण शक्ति है वह अच्छी ना हो तो काम चल जाएगा। श्रवण शक्ति मतलब सुनने की शक्ति। जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ और आप लोग क्योंकि सुन रहे हैं, आप मौखिक वार्तालाप कर रहे हैं, आपके पास लिखित वार्तालाप नहीं है। अगर ये टेक्स्ट मैं स्लाइड दिखा रहा होता आपको, तो अगर आप सही सुन पा रहे होते तो स्लाइड से या ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ से आप नोट कर लेते। लेकिन जो दुभाषिया होता है उसकी श्रवण शक्ति यानी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर दुभाषिया सुनने में चूक जाएगा तो वह सही बात सामने वाले को संप्रेषित करने में सक्षम नहीं होगा। और चूँकि अनुवादक को केवल पढ़ना है, उसकी आँखों का काम है। आप देखिए, उसकी अगर आँखें अनुवादक की कमज़ोर हों तो उसके लिए कठिनाई हो सकती है, वह कठिनाई दुभाषिया के लिए नहीं है। लेकिन अगर अनुवादक की श्रवण शक्ति कमज़ोर है तो काम चल जाएगा, लेकिन दुभाषिया की श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। 8वां बिंदु आता है कि अनुवादक का उच्चारण कैसा भी हो काम चल जाएगा, क्योंकि अनुवादक को बोलना नहीं है। और अनुवादक जो बोल रहा है, मान लीजिए किसी की आदत है कि वह पढ़कर उसको अनुवाद करता है, तो पढ़ा हुआ वह खुद ही सुन रहा है, तो चाहे उसका उच्चारण उचित हो या अनुचित हो, श या शा का उसमें अंतर है या नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दुभाषिये का उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर दुभाषिये का उच्चारण अच्छा नहीं होगा तो वह अपनी बात सही तरह से नहीं पहुंचा पाएगा। जैसे मान लीजिए कहा कि हम तो हाथी से खाना खा रहे थे, अगर उसने हाथ और ही अलग नहीं किए तो हाथ से ही खाना खा रहे थे और हाथी से खाना खा रहे थे, तो हाथी से तो खाना कोई नहीं खाएगा ना। अब भाई हो सकता है किसी ने अपने घर में हाथी पाल रखा हो, लेकिन हाथ से खाना खाना उसका संभव नहीं, हाथी से खाना खाना संभव नहीं है। तो उच्चारण का हमें विशेष ध्यान रखना है। उर्दू की बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि लिख कर मेरा नाम रहमत रा पे नुक्ता रख दिया, इस कदर जलते हैं लोग मेरे नाम से। रा पे अगर नीचे बिंदी लगा दो तो रहमत का हो जाता है जहमत। रहमत होता है कि जो किसी पर उपकार करे, और जहमत होता है जो किसी को कष्ट दे। तो अब ये स्थिति बनती है, यानी कि उच्चारण आपका अच्छा होना चाहिए। 9वीं बात आती है कि अनुवादक का सामान्य ज्ञान अच्छा होना चाहिए और उसको बढ़ाने के लिए वह शब्दकोशों की सहायता ले सकता है, यानी कि सामान्य ज्ञान अच्छा हो। क्योंकि जब हम किसी चीज़ का अनुवाद करते हैं ना, तो वहाँ पर उसकी संस्कृति है, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ की वेशभूषा है, वहाँ का जो कुछ भी खान पान का ढंग है, खान पान की वस्तुएं हैं, अगर उनका हमें सही नाम मालूम है, हम उस संस्कृति को समझते हैं, तो हम अपनी बात आसानी से कह सकेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो दुभाषिया होता है, उसको क्या है, अपना ज्ञान जो है वह अद्यतन रखना पड़ता है। अद्यतन मतलब कि जितना लेटेस्ट जानकारी उसके पास हो वो उसके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास यह अवसर नहीं है कि उसे उसके लिए शब्दकोश या किसी से पूछने का अवसर प्राप्त हो सके।
अतः दुभाषीय को लेटेस्ट जानकारी होना अनिवार्य है। अनुवादक को भी होनी चाहिए, लेकिन अनुवादक के पास अगर लेटेस्ट जानकारी नहीं है तब भी हमारा काम चल जाएगा। कारण उसका क्या है कि अनुवादक बाद में देखकर, बाद में पूछकर, बाद में समझकर, बाद में जानकारी प्राप्त करके अपनी सामग्री को सही कर लेगा। लेकिन दुभाषिया जो होगा उसके पास इतना समय नहीं होता, इसलिए दुभाषीय को यह देख लेना चाहिए। अंतिम बिंदु जो अनुवादक और दुभाषीय का अंतर दिखाई पड़ता है कि अनुवादक अनुवाद करते समय हो सकता थोड़ा उदासीन हो जाए, अनमनस्क हो जाए, या उसका मन ना लगे, चल जाएगा। वह उस सामग्री को उठा किनारे रख देगा, जब उसका मूड बनेगा तो फिर से अनुवाद करना प्रारंभ कर देगा। लेकिन जो दुभाषिया है उसके पास अनमनस्क होने का, मूड ऑफ करने का, कार्य ना करने का, अगर कार्य शुरू हो गया है तो फिर जब तक दोनों के बीच का वार्तालाप पूर्ण ना हो जाए तब तक अलग होने का अवसर नहीं होता। तो मित्रों, आप देखें कि ये 10 बिंदु हैं, ये दोनों अनुवादक और दुभाषीय को अलग अलग करते हैं। और इसमें हम उठाकर पूरा देखेंगे तो मूल बात ये है कि अनुवादक के पास अपनी सामग्री को समझने, सुधारने, जो चीज़ें समझ में ना आ रही हैं उन पर विचार विमर्श करने आदि का अवसर प्राप्त हो जाता है। लेकिन चूँकि दुभाषीय को तात्कालिक मौखिक अनुवाद करना होता है, या कहें कि उसे आशु अनुवाद करना होता है, उसे तत्काल अपने दोनों जो उसके अगर हम आज के बाज़ार की भाषा में कहें ग्राहक हैं, या दो अलग अलग भाषाभाषी व्यक्ति हैं, उनके विचारों के संप्रेषण को सरल बनाना है तो उसको यह अवसर नहीं होता, उसके पास समय का अभाव होता है, उसे तत्काल अपनी प्रतिक्रिया वहाँ पर देनी पड़ती है। तो ये अनुवादक और दुभाषीय का मूलभूत अंतर है जो हमने आपसे आज इस संदर्भ में बात की। मुझे लगता है कि आप लोगों की अपनी बात मेरी समझ में आ गई होगी और बात